नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के उन जबरदस्त साम्राज्यों की जिन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पे हुकूमत करके इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पहले आखिर दक्षिण भारत के पास ऐसा क्या था, वो कौन सी ताकत थी जिसने उसे एक ग्लोबल पावर बना दिया। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। जब भी हम भारत के इतिहास की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर हमारा ध्यान उत्तर के बड़े बड़े साम्राज्यों पर ही जाता है। पर उसी दौर में दक्षिण में ताकत और दौलत की एक बिल्कुल अलग ही और बहुत ही शानदार कहानी लिखी जा रही थी। तो हम बात कर रहे हैं 6वीं से 8वीं सदी के बीच के समय की। इस दौरान दक्षिणी प्रायद्वीप किसी एक राजा के नीचे नहीं था, बल्कि एक कई ताकतवर राज्यों का एक सेंटर था। और हाँ, ये सभी आपस में सत्ता के लिए लड़ते रहते थे। तो फिर कौन थे ये बड़े खिलाड़ी? चलिए अब सीधे मिलते हैं उन मुख्य किरदारों से जो इस ऐतिहासिक मंच पर एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये उस वक्त की पावर पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा हमारे सामने रख देता है। देखिए, एक तरफ थे पल्लव और पांड्या। ये आज के तमिलनाडु वाले इलाके में थे और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी नेवी, इनकी नौसेना। वहीं केरल में चेरो का दबदबा था और दक्कन में थे चालुक्य, जो मेनली एक लैंड बेस्ड पावर थे। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये सिर्फ स्थानीय शक्तियां थीं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर के महान सम्राट हर्ष को नर्मदा नदी के किनारे ही रोक दिया और दक्षिण जीतने के उनके सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। लेकिन इन सब में एक चीज थी, एक ऐसा फैक्टर जिसने गेम ही बदल दिया, खासकर पल्लवों और पांड्यों के लिए, और वो थी उनकी समुद्री ताकत। अब देखिए, जब हम नेवी या नौसेना की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ लड़ाई आती है ना? पर ऐसा नहीं था। एक मजबूत नेवी का मतलब था कि व्यापार और संस्कृति के लिए चीन और साउथ ईस्ट एशिया तक के दरवाजे खुल गए। और इतना ही नहीं, ये इतनी बड़ी ताकत थी कि इसने दूसरे देशों पर हमला करना भी मुमकिन बना दिया। मतलब हम किसी छोटी मोटी लोकल पावर की बात नहीं कर रहे हैं। इन साम्राज्यों का असर, इनका दबदबा हिंद महासागर में हजारों मील दूर तक महसूस किया जाता था। ये उस दौर की एक इंटरनेशनल पावर थे। और हाँ, ये ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, इसका इस्तेमाल भी हुआ और जबरदस्त हुआ। पल्लवों और पांड्यों ने अपनी नेवी का इस्तेमाल करके श्रीलंका पर हमला किया और वहां के कुछ हिस्सों पर कुछ वक्त के लिए राज भी किया। तो देखिए, पल्लवों और पांड्यों ने एक स्टेज तैयार कर दिया था, लेकिन इस कहानी को इसके क्लाइमैक्स तक एक और राजवंश लेकर गया। अब एंट्री होती है चोल साम्राज्य की। ये टाइमलाइन देखे बिल्कुल साफ हो जाता है। 6वीं से 8वीं सदी तक पहले के राजवंशों का जोर था, और फिर 9वीं सदी में चोल एक ऐसी सुपर पावर बनकर उभरे जिसने पूरे प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो सवाल उठता है कि चोलों ने ऐसा क्या अलग कर दिया? फर्क क्या था? ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। जहां पहले वाले सिर्फ श्रीलंका के कुछ हिस्सों तक ही पहुंच पाए थे, चोलों ने अपनी जबरदस्त नेवी के दम पर ना सिर्फ पूरा का पूरा श्रीलंका बल्कि मालदीव को भी जीत लिया। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और बात सिर्फ श्रीलंका या मालदीव तक नहीं रुकी। चोल इतने पावरफुल हो गए थे कि उनकी धमक, उनका असर साउथ ईस्ट एशिया के दूर दराज के देशों तक सुनाई देता था। बिल्कुल, ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। चोल साम्राज्य वो सिर्फ एक और किंगडम नहीं था, वो दक्षिण भारत की ताकत का, उसकी संस्कृति का, एक तरह से कहें तो क्लाइमैक्स था। तब सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? आज के समय में इन प्राचीन साम्राज्यों की कहानी हमारे लिए क्यों मायने रखती है? चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज की इस पूरी चर्चा से क्या बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली तो ये कि दक्षिण भारत हमेशा से पावरफुल किंगडम्स का एक हब रहा है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, असली गेम चेंजर थी नेवल पावर, मतलब समुद्री ताकत। और आखिर में इस पूरी कहानी का जो पीक था, उसका शिखर था चोल साम्राज्य। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब हम इन जबरदस्त समुद्री ताकतों के बारे में जानते हैं, तो क्या प्राचीन दुनिया का वो नक्शा जो हमारे दिमाग में है थोड़ा बदल नहीं जाता? वो नक्शा जहां हम अक्सर सिर्फ जमीन पर लड़ने वाले साम्राज्यों को ही याद रखते हैं।